तो अमेरिका में भी ऐसा हुआ, 1959 में डायरेक्ट सेलिंग वहां शुरू हुआ। उसके बाद में वहां मनी सर्कुलेशन की कुछ कंपनियां स्टार्ट हुई और एक ऐसी सिचुएशन आई, एक बार अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग की काम करने वाली सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया। 1974 में एफटीसी, वहां की एक संस्था है फेडरल ट्रेड कमीशन, उसने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अमेरिका में सही बिजनेस माना। तो उसके बाद में धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार यूरोप में बढ़ा और 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे देश में हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत जब हमारे देश में हुई तो कुछ विदेशी कंपनियों के द्वारा हुई, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जब वो हमारे देश में आई, उन्होंने लोगों को बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया कि भई ये मिडल मैन, एडवर्टाइजमेंट सबकी छुट्टी करो और सीधा कंपनी से सामान लो। कैसा लगता है ये विचार? अट्रैक्टिव लगता है? अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगा। लोग जब इसके नजदीक में गए, उन कंपनियों के नजदीक में गए, तो उन कंपनियों का जो सामान था, उनके जो उत्पाद थे, वो बहुत ज्यादा महंगे थे। तो फिर आम आदमी को ये लगा कि ये जो काम है ना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम बताते हैं लोग, ये अमीर लोगों का काम है, क्योंकि यहां पे सामान बहुत महंगा मिलता है। और हमारे देश में एक धारणा बन गई कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब अमीर लोगों का काम। और उसी धारणा को तोड़ने के लिए भगवान को भेजे हुए एक दूत आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने 2000 में आरसीएम की शुरुआत की। आरसीएम बिजनेस को ये श्रेय जाता है कि आरसीएम बिजनेस ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडियन रूप में आरसीएम लेके आई। कि डायरेक्ट सेलिंग की असली परिभाषा ये है कि आपको बाजार में जो सामान मिलता है उसी कीमत का या उससे कम कीमत का सामान बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया जाए और जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े उनको अच्छा खासा मुनाफा भी बाद में दे दिया जाए। तो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई 2000 में और हम सब लोग आरसीएम बिजनेस की उस यात्रा का हिस्सा हैं। जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया या जिस 2020 के अगर हम आंकड़ों की बातचीत करें, WFDS एक संस्था है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके आंकड़े ये कहते हैं कि 2020 में पूरी दुनिया में 1,80,000 मिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। आप ये मान लीजिए बहुत बड़ी फिगर है ये। उस 1,80,000 मिलियन डॉलर में सबसे ज्यादा काम किया अमेरिका ने, 40,000 मिलियन डॉलर, लगभग 20% अकेले अमेरिका ने किया है। हिंदुस्तान का कारोबार था 3,000 मिलियन डॉलर। हेलो, परसेंटेज में आप काउंट करेंगे तो बहुत कम है हम लोग। और हमारा स्थान था 12वां। कौन सा स्थान था सर हमारा? 12वां स्थान था। जनसंख्या की दृष्टि से देखें हम लोग दुनिया में चाइना के बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारा स्थान है 12वां। जर्मनी हमारे से आगे है, कोरिया हमारे से आगे है, मलेशिया हमारे से आगे है। हेलो, ये 2020 के आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन 2020 के आंकड़ों में एक बहुत अच्छी चीज आई है जो विजनरी लोगों की समझ में आएगी। 2020 के आंकड़ों में एक चीज दी है जिसको हम बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 3 साल में कौन से देश ने किस स्पीड के साथ में ग्रो किया है वो आंकड़ों में दिखाया गया है। और उसके अनुसार अमेरिका जो ग्रो किया है, अमेरिका ने वो 4.8% से ग्रो किया है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान की रही, जो रही 17.6%। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई नियम कानून नहीं थे। 2016 में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन निकाली। 28 दिसंबर 2021, अभी 4 महीने पहले, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स लागू कर दिए हैं, रूल्स आ गए हैं।
यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, उस कानून में डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन आ गई है। 21 दिसंबर 2021 से पहले नहीं थी। हेलो, यानी हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, और इस दुनिया में किसी भी चीज को जब लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है, कानूनी मान्यता मिल जाती है, फिर उसको सोशल रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये इस चीज का संकेत है, जैसे मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि आज आरसीएम को कोई किसी रूप में भी जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि एक लड़की का पिता जब अपनी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने जाएगा ना, उसकी सबसे पहली चॉइस होगी वो आरसीएम बर्नस का रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर ढूंढेगा। तो उस रिकॉग्निशन की तरफ, सोशल रिकॉग्निशन की तरफ आरसीएम बर्नस जा रहा है। तैयार हैं आप उसका हिस्सा बनने के लिए? देखिए, आरसीएम बर्नस में डायमंड बनने के लिए 50 करोड़ का बोनस चाहिए। कितना चाहिए सर? 50 करोड़ एक महीने का बोनस चाहिए। अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें हजारों करोड़ का मंथली टर्नओवर होगा आने वाले टाइम, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका में हो रहा है, 40,000 मिलियन डॉलर का हो रहा है। तो मैं आपको एक विजन देना चाहता हूं। जो आंकड़े हैं 2020 के, उन आंकड़ों को अगर हम लोग सही माने और हम ये माने कि जो CAGR दिया है उसी CAGR के साथ में सारे के सारे देश ग्रो करेंगे, तो 2043 में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहले पोजीशन पे आ जाएगा और हमारा कारोबार होगा 1,25,000 मिलियन डॉलर का। हेलो, तो आप ये वजन लेके जाएं कि जब 2043 में ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1,25,000 मिलियन डॉलर की होगी, उस समय आरसीएम बर्नस पूरी डायरेक्ट सेलिंग को लीड कर रहा होगा। मेरे हिस्से में अगर 1% से का 100वां हिस्सा भी आ गया तो भी आप आरसीएम के डायमंड बनने के नजदीक हो जाएंगे। इस विजन के साथ में आप यहां पे जाएंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है, मानते हैं आप लोग? अगर हम समय के साथ में नहीं बदलेंगे तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जीव वैज्ञानिक बताते हैं कि एक समय पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो प्राणी था वो डायनासोर था। क्या था सर? डायनासोर। उसके अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों से आइडिया लगाया जाता है कि डायनासोर कितना बड़ा रहा होगा। जानकार लोग ये बताते हैं कि डायनासोर अब विलुप्त है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पृथ्वी पे नहीं है डायनासोर। और डायनासोर के विलुप्त होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रकृति में जब बदलाव आए, उन बदलावों के अनुसार डायनासोर ने अपने आप को नहीं बदला। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी थी जो डायनासोर से पहले की थी और आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदला। मानव के रूप में हम लोग हैं, तो हम इस रूप में नहीं थे पहले। हेलो, जीव वैज्ञानिक बताते हैं कि हम इस रूप में नहीं थे, हमारी जो रूप था वो दूसरा था। हम वानर प्रजाति से आए हैं, लेकिन हमने बदलते रहे तो आज हम लोग इस रूप में आ गए हैं। तो डायनासोर इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी विलुप्त हो गया, इसलिए क्योंकि उसने प्रकृति के साथ, समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। एक समय में दुनिया में, और स्पेशली हम हिंदुस्तान की बात करें, तो जो गाड़ियां होती थी ना, कार, वो मर्सिडीज होती थी और फिएट होती थी। हेलो, पुराने जो लोग हैं 60-70 का बर्थ जिनका रहा होगा उनको मालूम है इस बात का। लेकिन आज कहीं दिखती है आपको? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज और BMW ये सारी गाड़ी इसलिए आई क्योंकि एक समय में एम्बेसडर को क्या लगता था कि एम्बेसडर से मजबूत गाड़ी दुनिया में कोई है ही नहीं। हेलो, और ये मजबूत इतनी है तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है, लोग यही खरीदेंगे। लेकिन प्रकृति का नियम है, बदलाव अगर नहीं होगा तो आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप विलुप्त हो जाएंगे, आप मार्केट से अपना शेयर खत्म कर देंगे। और आज फिएट और एम्बेसडर में दिखाई नहीं देती हैं, और बहुत सारी गाड़ियां आ गई। और जो गाड़ियां आज है ना,
जितनी भी गाड़ियां आज आप दिखती हैं, उन्होंने शायद फिएट और मर्सिडीज से एक चीज सीखा है कि अगर हम हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करके नहीं लेके आएंगे तो हम भी इतिहास में एम्बेसडर और फिएट की तरह हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। हेलो, इसलिए वो नए नए फीचर्स लेके आते हैं। एप्पल है ना, दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल माना जाता है। हर साल जब नया मॉडल लेके आता है ना कुछ चेंज लेके आता है। तो मैं इन उदाहरणों के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी व्यवसाय में हैं या किसी भी नौकरी पेशे में हैं, प्रोफेशनल हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने ये मान लिया कि आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा हसर डायनासोर और फिएट और मैसेज ऐसा हो सकता है। आरसीएम बिजनेस एक बदलाव का नाम है। हेलो, प्रोडक्ट को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे, अपने नजरिए को बदलेंगे। अगर हमने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया, मैं गारंटी करता हूं अगले 10 सालों में, आज हम 2022 में हैं यहां पे, अगले 10 सालों में आपके आजू बाजू का सब कुछ बदल जाएगा और आप नहीं बदलेंगे, आप वहीं रहेंगे, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, गाड़ी बंगला, सब कुछ बदल जाएगा। चाहते हैं? yes. चाहते हैं? yes. जो लोग चाहते हैं सीरियसली आरसीएम बिजनेस को करना, उनके लिए हमने एक अलग सेशन रखा है। ठीक 15 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे सर, 15 मिनट से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। राउंड फिगर 2 बजे हम लोग दोबारा इस हॉल में वापस आएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि